बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि हर वीक इनसे बात करें और चीज़ों को डिस्कस करें, इनका पॉइंट ऑफ व्यू लें। अशर अज़ीम साहब, तो आज कोशिश करेंगे कि दीगर चीज़ों के हवाले से डिस्कस करें, क्योंकि आपको पता है माज़ी का जो साल था 2025 वो काफ़ी अच्छा रहा। अगर मार्का हक़ वाले फ़ेज़ की मैं बात करूँ, उसके बाद से पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी हैं। डिप्लोमेटिकली अगर बात करें, ओवरऑल वैसे भी देखा जाए तो प्रोग्रेस दिखी है हमें। दहशतगर्दी का जो एक नासूर पाकिस्तान में पाया जाता है, केपीके की बात करें या फिर बलूचिस्तान की बात करें, उसमें भी काफ़ी वाज़ेह कमी हमें दिखी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए। बहुत सारी चीज़ें नए-नए डेवलपमेंट्स हमने थ्रू आउट डिस्कस की हैं अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर, सर से भी डिस्कस की हैं और दीगर जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे भी हमने चीज़ें डिस्कस की। तो आज मैं भी कोशिश करूँगा कि सर से 2025 के हवाले से भी बात करूँ। जो हमारे चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से भी सर से ज़रूर बात करूँगा कि उनके अंडर लीडरशिप कितनी कामयाबियाँ हमने समेटी है पाकिस्तान ने, और आगे भी चल के डिप्लोमेटिकली भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और बांग्लादेश के हवाले से बिल्कुल मेरे पास आज जो कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने को, वो भी मैं ज़रूर सर से पूछूँगा, क्योंकि जो खालिदा ज़िया साहिबा थी, उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद हमने एक नई डेवलपमेंट देखी कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा थे वो गए उधर, कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं बांग्लादेश के, उनसे भी मिले, एक अच्छा जेस्चर गया। सर से मैं ओवरऑल चीज़ें डिस्कस करूँगा, क्योंकि हम पहली बार भी हमने सर से क्वेश्चन किया था कि अभी शेख हसीना के बाद भारत के पास कौन से ऑप्शंस हैं बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ, तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशर अज़ीम साहब, इनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। भुट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करना चाहता वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं 2025 के हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगा। साल गुज़र गया, साल कैसा रहा पाकिस्तान के लिए? और स्पेशली अगर मैं चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज़ जनरल आसिम मुनीर की बात करूँ, उनके अंडर लीडरशिप पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं इस साल? हूँ। पाकिस्तान ने काफ़ी सिग्निफिकेंट साल था पाकिस्तान के लिए, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी पॉजिटिव भी था। देखिए, 2025 में जो सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में दोबारा आनी शुरू हुई हुँ, 2023-24 के दौरान। हमारे बारे में प्रिडिक्शंस थी कि जी बस पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला है। कोई भी हमारी मिसालें बर्मा से दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था। हमारे अपने अंदर शबर जैदी साहब और बहुत से हुँ, इकोनॉमिस्ट जो थे वही ऑलरेडी लगे रहते थे कि जी पाकिस्तान तो इकोनॉमिकली कोलैप्स हो ही चुका है अब। सो मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो 2025 में वो ये है कि जी जो हमारा सॉवरेन डिफॉल्ट का जो 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 शोर मच रहा था और एक इंस्टेबिलिटी की बहुत बड़ी वजह थी, वो हम उसे कंटेन कर सके। हमने हुँ, करेंसी स्टेबलाइज की कंपेयर टू 2023-24। हमने आईएमएफ का जो सपोर्टेड स्टेबलाइजेशन का पहला फेज था वो कंप्लीट किया। सो हुँ, हुँ, दिस वाज अ बिग वो, और जो एक एक बहुत बड़ा पाकिस्तान दुश्मन हल्का मैं कहना चाहूंगा, जिसकी ये ख्वाहिश थी कि जी पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाए, वो नहीं हुआ। सो आई थिंक दिस वाज अ ह्यूज अचीवमेंट ऑफ 2025। हुँ, हुँ, क्योंकि ये चीजें आपके मुल्क को स्टेबिलिटी देती हैं, और बिल्कुल। जब एक दफा स्टेबिलिटी आती है तो फिर बाकी चीजें खुद खड़ी होनी शुरू होती हैं। इसके बाद जाहिर है जो स्टेबिलिटी ही पे अगर इस वक्त हम रहें, तो आप मेरे ख्याल में कि 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और हुँ, इससे पहले वाली ये बहुत अच्छी थी और अच्छी हैं मुल्क के लिए, बिकॉज ये फिर वही वाली बात है, स्टेबिलिटी ऐड करती है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एक बड़ी अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको, अगर आपने किसी मुल्क में कोई तब्दीलियां लानी है, कोई कुछ करना है, तो आपको ये देखना होता है कि क्या ये स्टेबिलिटी जारी रहेगी फॉरसीएबल फ्यूचर। तो अब हमें ये नजर आ रहा है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आने के बाद कि जी मिलिट्री लीडरशिप भी एक सर्टेन टाइम गुजारेगी, या 5 साल, हुँ, और फिर जो सिविल गवर्नमेंट है वो भी, उसकी भी एक कंटिन्यूटी होगी, वो अपनी टर्म कंप्लीट करेगी, से इलेक्शंस होंगे। तो चूंकि अब आपको फ्यूचर में स्टेबिलिटी नजर आती है, तो इस वक्त आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी के फैसले कर सकते हैं, जिसमें ज़ाहिर है मुल्क में तब्दीली लाना, रिफॉर्म्स लाना, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ठीक करना, हुँ, और मतलब कैपेसिटी डेवलप करना, अपनी इकोनॉमी को फर्दर सपोर्ट करना, ये बड़ी ज़रूरी है।
सो ये दो तो बातें ऐसी हैं जिन्होंने स्टेबिलिटी लाई। तीसरी बात जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है, वो पाकिस्तान ने अपने रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स से हम्म बेहतर किया, उसमें एक स्टेबिलिटी आई। उससे हमें क्या फायदा होता है अमेरिका से स्टेबिलिटी आने में रिलेशनशिप्स पे? हमने कोई अपना कोई कोई जायरो शिफ्ट नहीं किया कि हम चाइना से अमेरिका की तरफ चले गए या हमने क्या किया, लेकिन हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इस्टेब्लिश करने पे, अलायंस नहीं की लेकिन हम्म इस्टेब्लिश करने में हम कामयाब रहे। इससे होता यह है कि जो आपकी इकोनॉमिक साइड है, और अमेरिका ने इंडिकेट भी किया कि जी मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करूंगा और ये और वो, बिल्कुल। उससे ये फायदा होता है कि जो आपके इंटरनेशनल डोनर्स हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और जो फिर आपके पास पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने वाले लोग हैं, वो जब अमेरिका के साथ आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होती हैं, क्योंकि तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस क्योंकि बेसिकली अमेरिका कंट्रोल्ड है, तो हम्म उनकी वजह से भी आप में एक मजीद स्टेबिलिटी आती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक और वो थी अमेरिका से अपने वो रिस्टोर करने की एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, एक स्टेबल कील पे लाना, एक अच्छी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की हम्म 2025 में। हम्म उसके बाद पाकिस्तान ने अपने आप को मिलिट्री एक्सपोर्ट्स में आगे लाया। अच्छा, हमने बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू कर रहे हैं अब दूसरों से, और पाकिस्तान ने अपने आप को एक मिडिल टीयर वेपन प्रोवाइडर टाइप के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया। बिल्कुल। जैसे हमने एक दफा पहले जिक्र कर रहे थे कि अगर आप अमेरिका से असला लेते हो तो वो बहुत स्ट्रिंग्स के साथ आता है कि जी हम्म आप ये नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब हमने F-16 इतना महंगा ले लिया, लेकिन अगर भारत से जंग हो जाए तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, नहीं तो कर फिर उन सकते। इक्विपमेंट का फायदा नहीं होता। सो पाकिस्तान ने एक मिड टीयर अपने आप को वेपन सप्लायर के तौर पे ला रहा है, बल्कि न सिर्फ कि जी हम आपको वेपन सप्लाई करेंगे, बल्कि ट्रेनिंग देना और फलाना भी गवर्नमेंट्स पे हम आ रहे हैं। और उससे, और हमारे वेपन के साथ कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है। सो हम हम्म जब किसी को अपना वेपन देते हैं तो उसकी आइडियोलॉजी में हम इंटरफेयर नहीं कर रहे। सो आई आई थिंक ये पाकिस्तान ने अपने लिए एक मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है, और इस पे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं, नहीं है। जैसे पिछली दफा भी हम वो कर रहे थे। फिर हमने चाइना और वेस्ट में, कि जब हमने अमेरिका से अगर अपने ताल्लुकात ठीक किए तो हमने चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं किए। सो बिल्कुल। ये बैलेंस आज की दुनिया में रखना ये बड़ा मुश्किल काम है, हम्म कि आप उससे भी रिलेशनशिप ठीक रखें, और दूसरी क्योंकि इंडिपेंडेंस ये लाना ये बड़ा जरूरी था, और वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्योंकि हमारे वेस्ट से रिलेशनशिप बेहतर करना भी जरूरी था, और चाइना बिल्कुल। से बिगाड़ना भी नहीं था, क्योंकि हमारा हम्म अल्टीमेटली दोस्त तो चाइना। सो आई थिंक ये एक हमारी खातिर खा अचीवमेंट थी। फिर ये जो है रीजनल एस्केलेशंस में हम्म जो बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है, वो ये है कि जब इंडिया ने इस साल हम पे हमला किया, और पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि हम तो ये कहते हैं ना कि जी हमने उसके तैयारे गिराए, फलाना किया, ये हमारी कामयाबी है, वो तो फॉर श्योर है। ये हमने एक बड़ी पावर के दांत खट्टे किए और उसको क्लियरली बता दिया कि भाई मतलब वी आर नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हम्म बट जो दूसरी चीज हमने उससे अचीव की, जिससे हमें दुनिया में सीरियसली लिया जा रहा है, वो हमने ये साबित किया कि जी हम एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री जो कि एटॉमिक पावर है, हम एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। मुल्क हैं, और हमने वो कंस्ट्रेंट दुनिया को शो की कि जी हम ये जो बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर पावर है, इसको हम उठाने का और संभालने का हौसला और तदब्बर रखते हैं। ये हम बच्चों की तरह ये नहीं है कि इसको हम संजीदगी से नहीं लेते। सो हम्म उससे हमारी इंटरनेशनल साख में दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, बड़ी क्लियरली बात गई। उस जंग के नतीजे में हमारी मिडल ईस्ट में हम्म और हमारी वेस्ट में और मिडल ईस्ट में फिर एक एक हमारा दर्जा बुलंद हुआ। सो हम्म ऑल दीज मेजर्स आई थिंक लीड टू स्टेबिलिटी, जो कि पाकिस्तान में फ्यूचर में आगे जाएगी, और मैं सबको उन अचीवमेंट्स में डालना चाहूंगा। ये वो फाउंडेशन लेवल की चीजें हैं जिनका बिल्ड होना हम्म जरूरी होता है। इसके बाद फिर इसके ऊपर बाकी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हम्म बट
फिर मैं वही कहूँगा कि ये फाउंडेशन लेवल की चीज़ें हैं जो कि हमारी बड़ी कामयाबियाँ हैं। ये फाउंडेशन पे जब तक मजबूत फाउंडेशन नहीं होती ऊपर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। हुँ, बट दिस इज़ अ स्टार्ट एंड नाउ वी मस्ट बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट। हुँ। सर 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 बिल्कुल ये जितने भी अचीवमेंट्स थे ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ हैं और पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबी समेटी। इंशाल्लाह आगे भी अभी हालात बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। ये जो डील्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, ये आगे भी इंशाल्लाह होते रहेंगे। सर एक और रिपोर्ट्स पिछले दिनों मैंने देखा था, मेरे नज़र से गुज़रे कि इंडिपेंडेंट थिंक थिंक टैंक है पाकिस्तान के, उन्होंने शाया किया, बाद में फिर स्टोरी भी लगाई थी एसोसिएटेड प्रेस जो कि अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी है। सर वो भी यही बता रही है कि ये जो 2025 का साल था वो डेडलीस्ट ईयर था फॉर द मिलिटेंट्स इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? और आप ओवरऑल वैसे भी आपसे बात होती रहती है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हुए 2025 में, जो मार्का-ए-हक था उसके बाद हमने तेज़ी भी देखी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में, बहुत सारे जो कलअदम तंजीमों के मतलब दहशतगर्द थे उनको मारा भी गया। सर इन सारे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये फिर ज़ाहिर है वही स्टेबिलिटी ऐड हुँ, करने वाली चीज़ें हैं। से मिसाल के तौर पे जब ये खदशा था कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली टूट रहा है या हुँ, इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है और एक हमने शोर था हमारे खिलाफ कि जी बस पाकिस्तान तो गया कि गया, ये तो फेल्ड स्टेट है फलाना। हुँ, तो उस वक्त मैं समझता हूं कि आपके अगेंस्ट जितनी ताकतें थी, वो कहते हैं ना कि एक धक्का और दो टाइप की, कि हुँ, हमारे अपने मुल्क में भी लोग हमारे कोर कमांडरों के घर में घुस रहे हैं, हमारे अपने लोग जो हैं हमारे एयर बेसिस पे जा रहे हैं, एक पूरी हमने इंसर्जेंसी टाइप क्रिएट करने की कोशिश की। और बिल्कुल। इस मौके पे बाहर से भी जो कोऑर्डिनेटेड हमारे साथ हो रहा था, वो बाहर से भी उसी तरह बढ़ा। तो उसकी जो वो जो प्लानिंग थी पाकिस्तान को इरोड करने की, अंदर और बाहर दोनों तरफ से, वो दोनों में स्टेबिलिटी आई। हुँ, लेकिन 2025 का साल यकीनन, मैं मेरी ख्वाहिश ये होगी या मैं ये समझता हूं कि चूंकि ये प्लानिंग पहले से की गई हुई थी, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत, चूंकि पहले से प्लान थी, वो पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, इसलिए इस साल हमारे यहाँ दहशतगर्दी बहुत ज्यादा रही। जो कि हुँ, हुँ, आप देखें ना, कोई 2100 से ऊपर लोगों की वो हुई, हलाकतें हुई। बिल्कुल। लेकिन ये वो दहशतगर्दों की हलाकतें थी, जो इसमें ये इस फिगर पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो कहना यह है कि जनाब, आपको जो शख्स रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ बंदूक उठाएगा या वायलेंस शुरू करेगा, उसके साथ किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। आप सही। आप आए, आप भाई हैं, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जो भी शख्स फोर्स इस्तेमाल करता है, ये दुनिया में कहीं भी बर्दाश्त नहीं होता। जो मेरे हुँ, लिए इसमें डिसअपॉइंटिंग है और मैं इसको कामयाबी नहीं समझता, ये हमारे लिए बुरा साल था उस सेंस में, वो ये था कि जी उसके नतीजे में तकरीबन 700 के करीब, 600 कुछ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की शहादतें हुई, और हुँ, 550 के करीब हमारे सिविलियंस की शहादतें। एग्ज़ैक्टली। तो अगर हमने 2100 दहशतगर्द को का खात्मा किया, तो उसकी कीमत में हमने अपने 1100 से ज्यादा, 1200 के करीब जाने भी दी, हुँ, जो कि एक अच्छा रेशियो नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। बिल्कुल। सो वी हैव टू डेफिनेटली इम्प्रूव दिस। होपफुली जैसे जैसे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये बाहर से हम पे हमले होना और ये प्लान्ड वो होना, ये भी कंट्रोल में आएगा। हुँ, लेकिन अगर ये कंट्रोल में नहीं आता, तो कम से कम हमने कॉस्ट दहशतगर्द के लिए इससे कहीं ज्यादा बढ़ानी है, और हुँ, हमारी एफिशिएंसी दहशतगर्द खत्म करने की इससे कहीं बेहतर होनी चाहिए, हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए। हुँ। सर बिल्कुल, आई टोटली एग्री सर। आखिर में मैं पिछले पॉडकास्ट में जो हम बात कर रहे थे, आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, उस हवाले से भी बात करना चाहूँगा। सर बांग्लादेश के हवाले से हमने बात की, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उनकी चीज़ें चल रही हैं भारत के साथ, अभी उनके अपने भी इलेक्शन होने हैं और शेख हसीना साहिबा भी अभी मतलब वो उसका इक़्तिदार नहीं रहा उनका। उसके बाद यही मेरा मेरा सवाल था कि अभी भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं बांग्लादेश में? और अभी खालिदा ज़िया साहिबा के इंतकाल के मौके पर वहाँ पर वज़ीर ख़ारिजा भारत भी गए, उन्होंने मुसाफ़ा भी किया, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं बांग्लादेश के, तो ये भी एक अच्छा जेस्चर था, लेकिन पीछे कुछ हालात ठीक नहीं थे भारत और बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ। सर इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं?
अच्छा, देखिए, हम इसको थोड़ा सा इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं जैसे कि बांग्लादेश और भारत का जो एक रिलेशनशिप में तब्दीली आ रही है। मैं उसको हुँ, इस तरह देखता हूँ कि बांग्लादेश और भारत की रिलेशनशिप में एक तब्दीली आ रही है। हम ये नहीं मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट नहीं करता कि जी बांग्लादेश कोई पाकिस्तान के साथ इकट्ठा हो रहा है, या हम कोई रीयूनाइट हो रहे हैं, या ये सही। मशरक और मगरबी पाकिस्तान अब दोबारा पाकिस्तान बन। हुँ, आई थिंक कि बांग्लादेश की जो पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया है, वो एक बेहतर कील पे, वो एक बेहतर बराबरी की बुनियाद पे सेटअप हो रही है, उसमें सही, तब्दीली आ रही। ठीक सही, है जी। इसको उसको इंडिया को यकीनन ये लगता है कि जी ये तो देखें जी, ये मेरे खिलाफ शायद बांग्लादेश हो रहा है। मैं इसको उसके खिलाफ नहीं समझता। देखें, बांग्लादेश क्या कर रहा है। हुँ, बांग्लादेश ने बहुत से सालों के बाद ये रियलाइज करना शुरू किया है कि बहरहाल बांग्लादेश और भारत में ट्रेड की बहुत बड़ी एसिमेट्री थी। हुँ, सारा ट्रेड बांग्लादेश का प्रिडोमिनेंटली भारत के साथ था। भारत से यहाँ पे इंपोर्ट्स हो रही थी, बांग्लादेश भी भारत को मेजॉरिटी, सो एक सिंगुलर ट्रेडिंग पार्टनर था। और कनाडा से ज्यादा ये बेहतर कोई नहीं जानता कि एक ट्रेडिंग पार्टनर अपने पड़ोस में रखने का नतीजा एग्ज़ैक्टली। ज्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है। हुँ, सो जब से ये इवेंट हुआ, वो खालदा जिया साहिबा वाला, और वो मसला हुआ, तो बांग्लादेश में एक नई सोच डेवलप हुई कि यार हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, और हमने इंडिया के साथ अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, इट्स अ परफेक्टली लेजिटिमेट वो है, कोई कोई बिल्कुल सर, दुश्मनी नहीं ऐसे है ही है। किसी से, हुँ, हुँ, कि हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। तो बांग्लादेश आप उस वक्त से देखेंगे कि उसने अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन शुरू की। आप देखें, वो हुँ, उसने अपने चाइना के साथ रिलेशन के साथ ट्रेड बढ़ा रहा है, जापान के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहा है। अब अब इंडिया जाहिर है उसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहा है कि यार पहले तो 100% या 90% मेरे साथ काम करता था, अब बाकी लोगों के साथ भी काम कर रहा है, तो ये शायद कोई दुश्मनी है मुझसे। ये दुश्मनी नहीं है, हुँ, ये एक मुल्क है, वो अपनी स्टेबिलिटी देख रहा है, वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के साथ वाटर डिस्प्यूट्स थे हुँ, हमेशा से बांग्लादेश के। अब वो वाटर डिस्प्यूट्स अब वो सॉल्व करना चाहता है कि भैया ये इस तरह तो वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, तो इसको आप अगर आप उसको इस तरह इंटरप्रेट करें कि जी ये इंडिया से दुश्मनी है, तो इंडिया से दुश्मनी नहीं है। दो ममालिक के दरमियान जो एक वाटर डिस्प्यूट है, इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। ठीक है जी, वो वाटर हुँ, शेयरिंग के प्रॉब्लम्स। फिर बॉर्डर इंसिडेंट्स हुए, और डिफेंस डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हुँ, पाकिस्तान से भी अब ट्रेनिंग और फलाने और उसकी बातें कर रहा है, लेकिन दैट शुड बी सीन एज बांग्लादेश की ख्वाहिश टू हैव एन इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी टू, कि वो मैं इंडिया के सर पे कंप्लीटली मैं रिलाई नहीं करूंगा। उनके जो हुँ, बॉर्डर के इंडिया उसको एज अ बफर स्टेट समझना शुरू हो गया हुआ था बांग्लादेश को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं समझ रहा था। इंडिया का हुँ, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था कि इस इवेंट के बाद से बांग्लादेश में एक ख्वाहिश आई है कि जी हमने एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री खड़े होना है, हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है, और हमने अपने इंटरेस्ट में जो हमें ठीक लग रहा है, हमने किसी बिल्कुल। पे डिपेंड किए बगैर वो काम करना हुँ, है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, दिस इज व्हाट आई फील इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, एंड इंडिया शुड रियलाइज इट। ठीक हुँ, है। और क्योंकि इंडिया को हर तरफ से अब पुश बैक मिल रहा है। ठीक है ना जी, यूएस की तरफ से तो सर, पुश बैक मिला, चाइना ने उसे बिल्कुल। कंटेन किया है, बांग्लादेश एक तरफ उसे लेके जा रहा है, पाकिस्तान ने एक उसे पुश बैक दिया। तो इंडिया इज काइंड ऑफ एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पे कुछ जरूरत से ज्यादा हाइपर हो रहा है, विच आई थिंक इट शुड रियलाइज कि जी आज की मॉडर्न दुनिया में इस तरह की मल्टीपोलर वर्ल्ड होती है, और बांग्लादेश अगर ये अपने लिए काम कर रहा है, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है, तो ये आपके साथ दुश्मनी नहीं है। ठीक है। आप एक अच्छे नेबर की तरह उसके साथ रह सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट देखें, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। इसी तरह डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश ज्यादा आगे आ रहा है आसियन में और इधर उधर, तो ये उसका काम है, उसको आने दें, इसमें कोई वो हुँ, नहीं है। और मैं ये नहीं समझ रहा कि ये कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान की रीयूनिफिकेशन हो रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट इट्स अ कंट्री व्हिच वांट्स टू कोऑपरेट अपने हुँ, तमाम नेबर्स के साथ, लेकिन एक इंडिपेंडेंट हैसियत से।
विच इज़ अ गुड थिंग। हुँ, और हुँ। ज़ाहिर है जब उनकी कितनी बड़ी लीडर का इंतकाल हुआ, आपने उनका जनाज़ा भी देखा होगा, उसमें सर बिल्कुल। दुनिया के फ़र्क-फ़र्क लोगों ने हिस्सा लिया, तो वहाँ पे लीडर्स आपस में मिलते हैं, एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हुँ, इससे हुँ। कोई कुछ नहीं होता। दुनिया ऐसे चलती है और ये अ, होना चाहिए। सर सर यहाँ पर वैसे आपको बताता चलूँ इसी दौरान ये भी देखने को मिला है कि जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के शंकर, उन्होंने भी हाथ मिलाया है, अयाज़ सादिक से हमारे जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं। तो वही मैंने कहा ना, ये छोटी-छोटी बातें हैं, इससे क्या होता है? 2 लोग मिलते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं और ठीक है, कुछ नहीं। हुँ, दे हुँ। वर इन अनदर कंट्री, जहाँ पे उन्होंने अपना वो किसी लीडरशिप को टू पे रिस्पेक्ट्स गए हुए थे। वहाँ पे हुँ। 2 मुल्कों के अपने-अपने फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो एक-दूसरे से मिल रहे हैं, या हमारे स्पीकर हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। देयर इज़ नो हार्म डन, श्योर। हुँ। सर सर बिल्कुल सर आपने बहुत टाइम दिया हमें उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी चीज़ें डिस्कस की इंशाल्लाह फिर किसी और पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी और चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शुक्रिया सर। मुफ्ती साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।